लीवर। लीवर हमारा एक एसेंशियल ऑर्गन है, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कहा जाता है, और इसका शेप एंड साइज भी सब ऑर्गन से सबसे ज़्यादा लार्ज होता है, बड़ा होता है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करता है, और बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। हार्ट के लिए भी जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, प्रोवाइड करता है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मेंटेन करता है। और इसमें स्टेज वन जो होता है, ओनली वन ट्यूमर इन द लीवर, स्टेज वन के अंदर जब लीवर फेल की कंडीशन में होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं द 4 स्टेज ऑफ लीवर कैंसर। और लीवर, यहाँ से लीवर कैंसर 10th मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर, रिस्क फैक्टर हेपेटाइटिस बी एंड सी, सिरोसिस, अल्कोहल कंजप्शन, डायबिटीज, फैटी लिवर। डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड, सिटी, एमआरआई, ब्लड टेस्ट फॉर एचबी, एचसीवी और एएफटी, लिवर बायोप्सी। ट्रीटमेंट्स लोकलाइज, टेक, सर्जिकल एक्सेशन एंड लिवर ट्रांसप्लांट। लेकिन ईएच के अंदर जो है, ईएच की जो ट्रीटमेंट्स बताई गई हैं वही सेम रहेंगी। सर्वाइवल वायरस विद स्टेज एट ए टाइम, डायग्नोसिस परसेंटेज अलाइव एट एंड ऑफ 1 year 45% एंड एंड 5 year 17%। यहाँ पे स्टेज प्रोसेस ऑफ लिवर कैंसर, स्टेज वन, स्टेज सेकेंड, थर्ड ए, स्टेज बी, स्टेज थर्ड सी और स्टेज फोर। स्टेज थर्ड के अंदर ए बी सी 3 कैटेगरी आती है। टोटल इसमें 5 स्टेप्स होते हैं लिवर कैंसर के अंदर। स्टेज वन, द ट्यूमर्स इज अ स्मॉल एंड फाउंड इन द पार्ट ऑफ द लिवर, छोटा सा हिस्सा मिलेगा इसमें। स्टेज सेकंड में देयर आर सेवरल स्मॉल ट्यूमर्स, बहुत से ज़्यादा हो जाएंगे ट्यूमर, और सिंगल ट्यूमर दैट हैज स्प्रेड द नियर बी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के पास ट्यूमर्स डेवलप करना शुरू हो जाएंगे। स्टेज थर्ड, देयर आर वन और मोर ट्यूमर, एक से कई हो जाएंगे, दैट माइट हैव स्प्रेड टू नियर बी पार्ट ऑफ द ब्लड सच एज द स्टमक, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, यहाँ पे होंगे। तो यहाँ स्टेज थर्ड ये डायग्नोसिस हो गई एमआरआई या सीटी स्कैन के ज़रिए पता चलेगा। यहाँ पे जैसे कि ट्यूमर के लिए मुझे कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ मेडिसिन की बॉडी की सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग मेडिसिन का चूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देयर आर वन मोर ट्यूमर्स दैट माइट हैव स्प्रेड टू द नियर बी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के आसपास फैलते हैं सच एज द स्टमक के अंदर है, और ब्लड वेसल्स और लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पर हम स्टमक की मेडिसिन, लीवर की S5 है, और यहाँ पे C10 और F1 A3 क्या इन्वॉल्व हो रही है, ब्लड वेसल्स और लिम्फ नोड्स। कैंसर के अंदर लिम्फ नोड इन्वॉल्व होना मस्ट हो जाता है, तो लिम्फ नोड्स के लिए हम L1 यूज़ करते हैं। अब अगर इसमें सिर्फ ट्यूमर तक है और नोड्स है, तो ट्यूमर्स के लिए हम RE यूज़ करेंगे। कभी भी कहीं भी ट्यूमर होगा तो RE यूज़ करेंगे। पेनफुल है तो यहाँ पर हम GE यूज़ करेंगे, या फिर टैक्सिन है, टॉक्सिक्स है, और या फिर पेन सीवियर है तो जी का यूज़ होगा। ये ट्यूमर के लिए हमारा ट्रीटमेंट। अब यहाँ डिपेंड करता है इसके शेप एंड साइज़ पर और सीवियरिटी पे हम कंटिन्यू अगर D5 देते हैं तो रिज़ल्ट मिलता है, बेहतर मिलता है। अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो हम 1:47 के फार्मूले से फर्स्ट डाइल्यूशन दे सकते हैं। अगर कोई भी रिज़ल्ट नहीं है,
कोई भी पेशेंट्स में अगर किसी भी टाइप के हम वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं आता है, तब फिर हम 1:47 का फार्मूला D3 से तैयार करेंगे और फर्स्ट डाइल्यूशन देंगे। और अगर ऐसा लगता है D5 में इसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है और डाइल्यूट कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 1:47 से हम फिर डाइल्यूशन 3 देंगे। डाइल्यूशन 3 बेहतर रिजल्ट देगा वहाँ पे। और डाइल्यूशन का यूज़ हम सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग करते हैं, बॉडी की कैपेसिटी जितनी मेडिसिन बर्दाश्त करने की होती है और इंटरसेलुलर एनर्जी को कम करके दिया जाता है, जिससे कि जो हाइपर एक्टिविटीज़ है उसको हाइपो में कन्वर्ट किया जा सके। तो यही थर्ड के लिए है। और स्टेज 4, देयर आर 1 or more ट्यूमर्स इन द लिवर एंड कैंसर सेल्स हैव स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैंसर सेल्स जब डेवलप होते हैं तो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और सीवियर पेन के साथ साथ जो है फीवर राइज ज़रूर करेगा, फीवर रहेगा। तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट तो कंप्लीट दे रहे हैं, अगर फीवर डेवलप हो रहा है तो सेम मेडिसिन आएगी, सेम मेडिसिन में सिर्फ डाइल्यूशन को ही देखेंगे। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम डाइल्यूशन चेंज करेंगे, वरना फिर D5 का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लिम्फ नोड किस तरीके से यहाँ पे लीवर में टच कर रहे हैं। स्टेज 1, ओनली 1 ट्यूमर इन लिवर। स्टेज 2, only 1 tumors which has grown in blood vessels and multiple tumors. Stage 3, multiple tumors at least 1 more than 5 centimeter are growing into the portal vein. पोर्टल वेन जब हम A3 देंगे तो इसके अंदर वेन, पोर्टल वेन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। हेपेटिक वेन A3 के अंदर आ जाएगी। S5 A3 के अंदर पोर्टल वेन भी आ जाएगी, हेप्टिक वेन भी हो जाएगी। अलग से मुझे मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एनएरेबी ऑर्गन्स अदर देन गॉल ब्लडर के अंदर क्या होगा? S5 कंप्लीट लीवर की मेडिसिन है, तो गॉल ब्लडर भी अगर टच कर रहा है तो इसी के अंदर आ जाएगा। और द अदर कवरिंग ऑफ द लीवर, सारे लीवर को कवर कर जाएगा। स्टेज 4, कैंसर दैट हैज़ स्प्रेड द नेरेबी लिम्फ नोड्स। स्टेज अगर कैंसर डेवलप हो रहा है तो लिम्फ नोड इम्पोर्टेंट है, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पूरे बॉडी इसके अंदर फैल जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि प्राइमरी लेवल पे कहाँ से कैंसर डेवलप हो रहा है। तो अगर लीवर से डेवलप हो रहा है तो हम लीवर की मेडिसिन दे रहे हैं, दूसरी अदर सरफेस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। S1 बिफोर मिल जा रहा है जो लिम्फ वेसल्स को और लिम्फ जो सर्कुलेशंस को है प्योरीफाई करेगा, और S10 जो है डाइजेस्टिव फ्लूइड्स को मेंटेन करेगा, डाइजेशन को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करेगा। तो ये S5, C10, F1, A3, L1, RE प्लस G, ये मेडिसिन जो होगी हमारे मेन मिक्सचर होगा। मेन मिक्सचर हमारे लीवर के लिए होगा, लीवर को स्ट्रॉन्ग करेगा, लीवर को प्रोटेक्ट करेगा, लीवर से को डिटॉक्सिफाई करेगा। यहाँ पे उसी चीज़ को अलग तरीके से दिया गया है। हेल्थ मैटर्स कोलोन कैंसर स्टेज। अब ये डेवलप होकर के कोलोन कैंसर की तरफ जब सर्वाइव हो रहा है। कोलोन कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर, इज़ द वेरी ट्रीटेबल, इज़ द कॉफ अर्ली स्टेज ऑफ द ट्यूमर एंड रिस्क फैक्टर्स। स्टेज 0, कैंसर हैज़ नॉट ग्रोन बियॉन्ड इनर लेयर ऑफ द क्लोन। क्लोन के लिए अब कोई भी अलग से ज़रूरत नहीं है, इसी सेम मेडिसिन को यहाँ यूज़ किया जाएगा। स्टेज 1 ग्रो टू आउटर लेयर ऑफ वॉल, आउटर लेयर इन्फेक्टेड हो रही है। लेयर जो इसके का जो सेल है वो सेल डेवलप प्रोग्रेसिव होता है S5 से इसे हम कवर करेंगे, इन टिश्यूज़ को फॉर्म करेंगे। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ डाइल्यूशन का ही है,
हम नॉर्मल ट्रीटमेंट अगर दे रहे हैं क्लोन का, तो नॉर्मल जैसे कि डायरिया है या अदर किसी चीज़ों में दे रहे हैं, तो D5 का नॉर्मल डोज कैंसर पे भी चलेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो 1:47 पे मुझे जाना पड़ेगा, या फिर उससे और आगे 1:47 से 100 डाइल्यूशन में भी जाना पड़ सकता है। कॉम्प्लिकेशंस होता है तो अगर हम 1:47 पेशेंट्स को दे देते हैं और एग्रेवेशन के चांसेस है, तो वही फार्मूला अपनाएंगे जो 50 ml D5 से बनाते हैं। यही चीज़ हम 1:47 से 5 ईस्ट 5 पर 5 kg बॉडी वेट पे 1 ड्रॉप्स यूज़ करेंगे। और अगर इससे एग्रेवेशन आता है तो हम वही 1 लीटर का फार्मूला अपनाएंगे और डिज़ोल्व करेंगे, 1 लीटर वाटर के अंदर मिक्स करेंगे 5 ml, और स्लोली स्लोली थोड़े थोड़े टाइम पे आधा आधा या 1 1 घंटे के वक्फे पे इंटरवल पे हम देंगे। और अगर किसी को कैंसर डेवलप हो गया है तो जो सोडा बाई कार्ब होता है, सॉरी, जो बैक कुकिंग सोडा होता है, उसका यूज़ जो पीने के लिए जो वाटर दिया जा रहा है उसमें मिक्स करके रखें और कंटिन्यू दें। बैक कुकिंग सोडा कैंसर टॉक्सिकेशंस को रिमूव करने के लिए बेहतर रिसोर्सेज होते हैं। तो ये हुआ। फिर स्टेज 2 ट्यूमर थ्रो वाल्व नॉट स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स। स्टेज 3 spread to lymph nodes. Stage 4 cancer spread to the distant sites in body such as liver or lungs. अब अगर लीवर्स और लंग्स में, लीवर की तो मेडिसिन तो हमें यहाँ पे दे दी है, लेकिन अगर लंग्स इफेक्टिव हो तो पेक्टोरल ग्रुप की मेडिसिन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। और किस कंडीशन में इफेक्ट कर रहा है, और ये जब होगा लास्ट स्टेज में, 4th स्टेज में पहुँचने पर ही पेशेंट्स का जो कैंसर होता है पूरी बॉडी में सर्वाइव करेगा। 4 स्टेज में फुल बॉडी सर्वाइव हो चुकता है, तो ऐसे में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो हमारा ये जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस होगा वो डाइल्यूशंस निगेटिव डोज में ज़्यादा दिया जाएगा, और जिन जिन ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंस होगा उसको भी साथ में इंक्लूड कर लेंगे। हाउ ट्यूमर benigns, normal tissues forms a polyps projecting from colon wall. Over time polyp becomes a tumor. polyp एक सॉफ्ट तो जैसे कि स्किन के ऊपर कभी आपने देखा होगा, एक पिंपल्स टाइप का हो जाते हैं, सॉफ्ट टाइप के, तो ये पॉलिप्स पाए जाएंगे जो बेनाइन होंगे। और रिस्क फैक्टर्स, एज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोन कैंसर, पेशेंट्स विद अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज, ये रिस्क फैक्टर होते हैं इस कोलोन कैंसर के लिए। अंडरस्टैंडिंग फैटी लीवर डिजीज, नॉर्मल लिपोजेनिक्स, NFL, NSA सिरोसिस, ये तो हो ही चुका है, इसको डिस्क्राइब करेंगे। सिम्टम्स ऑफ लीवर सिरोसिस, introductions. The liver is a complex organ with the various vital functions in synthesis, detoxifications and regulations. Its failure there are constitutes ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। लीवर अगर डिस्टर्ब हो गया तो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये द फंक्शंस ऑफ द लिवर एंड इट्स implications, metabolics and detoxify of alcohol, drugs, steroid hormones, non-steroid hormones, insulin, growth hormones। ये क्या करता है? metabolics and detoxifications of alcohol, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, इंसुलिन को डिटॉक्सिफाई करता है, ग्रोथ हार्मोन्स को डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी से।
रिमूव करता है। प्रोडक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, एसिटाइलकोलाइन। तो ये लीवर से प्रोडक्शंस होता है। फिर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रोडक्ट करता है। फंक्शनल प्रोटीन्स, फाइब्रिजन, प्रोथ्रोम्बिन्स फॉर क्लॉटिंग फैक्टर्स डेवलप करता है। ट्रांसफेरिन फॉर ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आयरन, आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। लिपोप्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स। फिर ग्लोबुलिन्स फॉर इम्यूनो फंक्शंस, एल्बुमिन फॉर ऑन्कोटिक स्पेसर्स। तो ये लीवर जो है हमारे सारे बॉडी के जो केमिकल कंपोजिशंस को है मेंटेन करता है। अगर लीवर डिस्टर्ब है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। तो हमें लीवर्स, इसीलिए हमारे ट्रीटमेंट्स के अंदर S10 आफ्टर मील्स रखा गया है कि ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर वे में रहें। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब यहाँ पे क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करता है। फिर क्या कहता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज एंड ग्लाइकोज में कन्वर्ट करता है। फिर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटेक, फिर ट्राइग्लिसराइड, फिर डिसलीडेमिया, फिर ये ग्लूकोज और ग्लूकोज को ग्लाइकोज में। यहाँ पर फिर लीवर का क्या है, स्टोर विटामिन ए, डी, ई, के, B12, स्टोर मिनरल्स, जिंक, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर यहाँ पे होता है बाइल सिंथेसिस, यहाँ कैल्शियम होना चाहिए, क्यूप्रक्स लिखा हुआ है। और कन्वर्ट कैरोटीन टू विटामिन ए, कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट फ्लोइड टू एस मिथेस, कन्वर्ट विटामिन डी टू 25 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्लोरोक्लैरिफिरॉल्स, कन्वर्ट ऑफ अमोनिया टू यूरिया, अमोनिया को जो बॉडी के अंदर था उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। फिर लीवर का काम है प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म। फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म, बॉडी के को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, एसाइटिस, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, एनीमिया एंड फैटिगो, ये सारी चीज़ हमारे लीवर के थ्रू होता है। प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड डेवलप करता है प्रोटीन के थ्रू मेटाबॉलिज्म करके। फंक्शनल प्रोटीन फाइब्रोसिन्स एंड प्रोथ्रोम्बिन्स फॉर क्लॉटिंग के लिए डेवलप करता है। ट्रांसफर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। फिर लिपोप्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल्स, ग्लोबुलिन्स फॉर इम्यून फंक्शंस, एल्बुमिन फॉर एंडोक्राइन प्रेशर्स। वाई डू वी नीड लीवर प्रोटेक्शंस, किस तरीके से लीवर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। डेली लाइफ ऑफ ओवरलोड्स द लीवर लीडिंग टू पुअर हेल्थ एंड डिजीज। एल्कोहल इनटेक लेने से, कॉफ़ी एंड एनर्जी ड्रिंक्स ज़्यादा लेने से, पुअर न्यूट्रिशंस, पुअर ईटिंग हैबिट्स से, एलर्जी फूड्स एंड इंटॉलरेंसेस, और नोज सॉलिस डिफिशियंटी इनकी डिटॉक्सी मिनरल्स, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन जो हमारे इन्वायरमेंट्स के अंदर जो टॉक्सिन होती है, जो गैसेस के से जाती है या फिर वाटर के जरिए जाती है। हैवी मेटल्स पार्टिकल्स। फिर स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, प्रोसीड फूड, शुगर एंड वाइट फ्लोर प्रोडक्ट्स, इन्फेक्शंस, इलनेस, एक्यूट क्रॉनिक, प्रिस्क्रिप्शंस एंड OTC मेडिसिन, स्मोकिंग, एक्सेसिव वर्कलोड, ज़्यादा वर्कलोड की वजह से भी हमारा लीवर डिस्टर्ब होता है। डेली लाइफ ओवरलोड, लीवर लीडिंग टू पुअर हेल्थ एंड डिजीज में इन्वॉल्व हो सकता है। तो लीवर को रेस्ट भी चाहिए, और मैनेज करने के लिए हम इन चीज़ों को अपने पेशेंट्स के ऊपर जब हम ट्रीटमेंट करें तो इन्हें केयर करना है कि पेशेंट इन चीज़ों में से कितनी चीज़ें करता है। अगर वो ज़्यादा वो टेंशन लेता है, वर्क करता है, तो वर्क को उसको कहें रेस्ट के लिए कहें, और कुछ दिन के लिए वो रेस्ट करे, या 1 महीने या 40 डेज़ के लिए। स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, और अल्कोहल उसे टोटल बंद कराना पड़ेगा।
कैफ़ी, एनर्जी ड्रिंक, इसे बिल्कुल नहीं, जैसे कि आजकल चलन में हो गया है कि लोग कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक सबसे ज़्यादा लीवर को नुकसान पहुंचाता है। कॉफ़ी, एक्सेस कॉफ़ी भी नुकसान पहुंचाती है। तो तो हमें पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते वक्त इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयर करना है जो हमारे आसपास होते हैं। स्मोकिंग नॉट अलाउ। प्रिस्क्रिप्शन जो पहले से दवा लेते हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा दवा अपनी हेल्थ को बनाने के लिए ले लिया हो, या हो सकता है कि बॉडी मसल्स बिल्ड करने के लिए मास प्रोटीन लिया हो, जैसे कि आजकल लेते हैं लोग एक्सरसाइज में, वेट लिफ्टिंग में वाले जो बच्चे होते हैं, लोग जाते हैं मसल्स बिल्ड करने के लिए। तो ये एक नुकसान कर सकता है। इन्फेक्शन, इलनेस, एक्यूट, क्रॉनिक कोई भी है, स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो इनमें इन्हें स्ट्रेस से दूर रखना है, फिजियोलॉजिकल इमोशनल से भी दूर रखना है, ऐसी जगह से दूर रखना है जहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको हो रही है। जैसे कि लोगों की बहुत ज़्यादा आदत होती है प्रोसेस्ड फूड्स की, अब इस टाइप के प्रोसेस फूड्स की, तो ये प्रोसेस फूड जो होते हैं आजकल, आइसक्रीम है, जैसे कि तमाम से डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाज़ार में, हार्मफुल होते हैं, इनसे सेफ होना चाहिए। एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, अगर पेशेंट्स ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट हैं तो उन्हें एडवाइस देना चाहिए कि भाई वो शहर के जो एटमॉस्फेयर है उससे थोड़ा दूर है, क्योंकि इसमें तमाम से गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो व्हीकल से हो, इंडस्ट्रीज से हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हैवी मेटल्स एब्जॉर्ब्स करके आती हैं, और ख़ास करके बॉम्बे और दिल्ली के जो आसपास रिवर्स के पास जो फार्मिंग होती हैं वेजिटेबल्स की। और ये अभी 2 साल पहले हमने बॉम्बे के बारे में एक रिपोर्ट देखी थी न्यूज़ में, जिसमें बताया गया था कि लेड्स का यूज़ ज़्यादा है सब्जियों के अंदर। सब्जियां तो बहुत ज़्यादा ग्रीन्स दिखती हैं, लेड भी होता है, मेटल्स भी होता है, और भी तमाम सी टॉक्सिन जो है यहाँ पर वेजिटेबल्स के अंदर होती हैं, जो लोग ग्रीन्स देखकर, फ्रेश देखकर लेते हैं, लेकिन उसमें टॉक्सिन बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से भी लीवर हमारा नुकसान पहुंचता है। जब हम देखते हैं सब्ज़ी बहुत ग्रीनिश है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है, या कोई फ्रूट्स, तो उस पे फ्रूट्स पे भी आजकल कोटिंग आती है फ्रेश रखने के लिए, तो वो कोटिंग भी हमारी बॉडी को टॉक्सिन, वो भी इन्वायरमेंटल में ही आएगी। इन्वायरमेंटल में बाई एयर भी हो सकता है, बाई वाटर भी हो सकता है, बाई क्लॉथ भी हो सकता है। जो क्लॉथ पहन रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्लॉथ में तमाम से डिज़ाइन बनी होती हैं, उसके अंदर तमाम से मेटल्स का यूज़ होता है। वो मेटल्स कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर शेप में होते हैं, वो पाउडर शेप हमारे हाथ में लगते हैं पहनते वक्त या उसे टच करते वक्त, और हम जब किसी चीज़ को वॉश करके या उसको मुंह के ऊपर लगाते हैं या कहीं पे भी रखते हैं, तो इस कंडीशन में हम अगर हाथ को वॉश भी करते हैं और वो पाउडर जैसी जो मेटल्स हैं वो छूट करके हमारे खाने पीने की चीज़ों में होते हैं, तो वो भी हमारे फूड के अंदर मिक्स होके चले जाते हैं। और मिनरल्स, नो एनजेड सॉइल्स डिफिशेंसी, बॉडी के तमाम से सॉइल्स के अंदर डिफिशेंसी पाई जाती है। और की डिटॉक्सिफाई मिनरल्स जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है जैसे कि मस्किटोज़ वगैरह के लिए, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, लिवर्स के लिए नुकसानदेह, जैसे फॉग वगैरह डालना होगा। एलर्जीज, फूड इंटॉलरेंस, जो भी फूड एलर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हमारे लीवर के लिए नुकसानदेह होते हैं। पुअर न्यूट्रिशंस जब प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं और अच्छे टेस्ट वाले खाने खा रहे हैं, लेकिन लीवर्स को ये नहीं देख रहे हैं कि ये इसका लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे न्यूट्रिशन जो फूड्स होते हैं वो पुअर न्यूट्रिशंस वाले होते हैं, तो ऐसी हैबिट होती है, और इस चीज़ से भी हमारा लीवर डैमेज होता है। कहाँ होता है? डेली लाइफ ओवरलोड द लिवर लीडिंग टू पुअर हेल्थ एंड डिजीज, और इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड डिजीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। क्या है? डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसीज, लीवर क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है ओल्ड आरबीसीज को। डिटॉक्सिस ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन होती है उसे रिमूव करता है। फिर क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के प्रोसेस करता है। रेगुलेट्स ब्लड कंपोजिशन को रेगुलेट करता है। प्रोड्यूस बाइल्स,
और क्या है, प्रोड्यूस प्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल, कंट्रोल 500 मेटाबॉलिक प्रोसेस, 500 मेटाबॉलिक प्रोसेस मेंटेन करता है, ब्रेक्स डाउन एल्कोहल एंड मेडिकेशंस, और इनके जो बाइंडिंग होती है इसे ब्रेक डाउन करता है और बॉडी को सेव करता है और मेटाबोलाइज करता है। तो ये हमारे लिए लीवर काम करता है। लीवर को सेव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जब भी पेशेंट आए तो ये फर्स्ट नंबर पे हमारा ट्रीटमेंट जो होता है आफ्टर मील एस्टेन, एस्टेन से ये सारी चीज़ें हम प्राइमरी लेवल पे हम कंट्रोल कर सकें। सेकेंडरी लेवल पे मुझे स्पेसिफिक S5 लीवर की मेडिसिन देना ही देना होगा। एसेंशियल लीवर फंक्शंस, ओके, फंक्शन ऑफ द हेल्दी लीवर्स, विटामिन्स हेल्प इन द absorption, hormones production and detoxification, red blood cells decomposition, cholesterol synthesis, glycogens regulate and storage, protein synthesis, iron storage, bile productions, toxin deactivations, टॉक्सिन को डीएक्टिवेट करता है, ग्लूकोज रिलीज ग्लूकोज into the blood, vitamins help in the absorption, function of the healthy liver, ये क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कंट्रोल, जैसे कि बर्गर खाया उसको कंट्रोल में रखेगा, रेड ब्लड सेल्स डिकम्पोजिशन, ब्लड कंपोजिशन रेगुलेट, हार्मोन्स प्रोडक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस, ये यहाँ पे सिंबॉलिक बताया गया है, बाइल प्रोड्यूस, टैक्सिन डिटॉक्स डीएक्टिवेशंस, और विटामिन हेल्प एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म विटामिन डी, यूएबी अल्ट्रावायलेट रेज, प्री डी थ्री टेक लिवर कन्वर्ट 25 OH डी, और बोन मिनरलाइज 125 OH2D, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कहाँ से, इंटेस्टाइन से, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराता है, फिर इसका बोन्स की तरफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सेंड करना होता है। विटामिन डी मिल्क से लेते हैं, विटामिन डी सन से लेते हैं, विटामिन डी लीवर पे जाती है, ये जो सन से ले रहे हैं तो क्या स्किन से आ रही है, स्किन से कहाँ जा रही है, ये हमारे आर्टिस्ट को मिल रही है, ब्लड में जा रही है, ब्लड से ये लीवर को जा रही है, लीवर से किडनी, और किडनी से इंटेस्टाइन और बोन को, और कैल्शियम एंड फास्फोरस ये फिर ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये एक सर्कुलेशन कंटिन्यू होता रहता है। एपेटाइट एंड हंगर हार्मोन्स, लेप्टिन, एडिपोज सेल्स, ब्रेन, मसल्स। अब यहाँ पर एडिपोज सेल्स पे जो काम करेगा, किसी को लॉस ऑफ मील्स हो, भूख नहीं लगती है, तो यहाँ पर लेप्टिन आफ्टर 10 आफ्टर मील S10 और बिफोर मील S1 मिल करके प्रोड्यूस कराते हैं। गैरेलिन स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर और इंसर्टेंट पैंक्रियाज, इंसुलिन, मसल्स, ये इनका सर्कुलेशन है। एपेटाइट हंगर हार्मोन्स, ब्रेन, लेप्टिन, एडिपोज सेल्स, मसल्स, इंसुलिन, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, इन से पैंक्रियाज की तरफ, और स्टमक और गैरेलाइन, ब्रेन। अब मेन जो चीज़ है वो उस पर हम आ रहे हैं, कंट्रोल ऑफ फूड इंटेक। हंगर हार्मोन्स यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। वेदर योर बिट pics are totally renose, it is all down to the hormones in your system। क्या है, feeling full, once your full fat cells secrete hormones called leptin that actual inhibit your appetite,
सो यू डोंट कीप ईटिंग। ये किससे होता है? लैप्टिन से। लैप्टिन जब प्रोड्यूस हो जाता है तो फुल फीलिंग क्या होता है? फीलिंग फुल, मतलब हमने बहुत खा लिया है। तो इससे इस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? अगर फॉल्स फीलिंग है तो उसके लिए S1 यूज़ किया जाता है, तो ये लैप्टिन अंडर कंट्रोल होगा। ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो नॉर्मल प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या हो? बिफोर मील S1 लेने से होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं एनर्जी स्टोरेज। इंसुलिन मूव ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू योर बॉडी सेल्स so it can be used during exercise, for examples muscles. Insulin control, these hormones work to speed up the rate at which cells in the body take up glucose. ये आफ्टर मील एस्टेन लेने से ये मैनेज होता है। ओके, role of the liver keep the levels of blood glucose and insulin within a healthy range and stop excess fluctuations। तो ये जब हम स्टेन आफ्टर मील देते हैं तो ये रोल ऑफ द लीवर का होता है। ब्लड केमिस्ट्री, हार्मोन स्टिमुलेट योर पैंक्रियाज टू रिलीज मोर इंसुलिन इनटू योर ब्लड स्ट्रीम्स, ये आफ्टर मील स्टेन। हंगर स्ट्राइक, द गट प्रोड्यूस गैरेलाइन टू लेट योर ब्रेन नाउ योर हंगर। ये क्या है? गैरेलाइंस। लेप्टिन देता है कि फुल हो गया, लेप्टिन को कंट्रोल करने के लिए। और बॉडी नॉर्मल है, ठीक है। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ओवरवेट होते हैं। ओवरवेट होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को खाली समझते हैं और भूख लगती रहती है, इम्पटी महसूस होता रहता है। तो क्या है? उनका गहरे लाइंस, ये जो हार्मोन्स है ये ज़्यादा रिलीज हो रहा है। हंगर स्ट्राइक, द गट प्रोड्यूस गहरे लाइन टू लेट योर ब्रेन नाउ योर हंगर, आप भूखे हो। तो ये क्या है? गहरे लाइन। गहरे लाइन किससे कंट्रोल होगा? एस्टेन से। एस्टेन, अगर आप ठीक है भूख नहीं लग रही है तो हम जब एस्टेन आफ्टर मील यहाँ पे दे रहे हैं तो एस्टेन इंटेस्टाइन, S1 बिफोर मील्स, ये दोनों अल्टरनेट मिल करके कॉम्पोजिशंस को नॉर्मल करते हैं। हंगर स्ट्राइक, अब अगर डिफिशियंसी हुई है तो क्या है? ब्रेन रिलीज करता है हंगर लाइन। हंगर लाइन बिफोर मील्स S1 लेने से रिलीज होगा, तो ये क्या होगा? यहाँ से मैनेज होगा, प्रोड्यूस होगा गैरे लाइन। गैरे लाइन क्या करेगा? भूख को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ लेप्टिन, लेप्टिन जो है यहाँ पे कह रहा है कि अब बस, अब नहीं खाना है, तो इसे ब्रेक करना है। तो क्या है? S1। यहाँ भी S1 रोल कर रहा है, यहाँ भी S1 रोल कर रहा है, तो कब कर रहा है? D5 के रेंज पे। D5 के रेंज पे दोनों बैलेंस कर रहा है, ना उसे इसे बढ़ने दे रहा है और ना इसे बहुत ज़्यादा बढ़ने दे रहा है। इसकी ज़रूरत है तो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी ज़रूरत है तो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा खाने के आदी हो गया है, बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो उसके लिए भी S1 ही है, तो D5 के रेंज में है। अब अगर किसी को भूख बिल्कुल नहीं लगती है तो अब क्या करना है? मुझे यहाँ पे S1 स्ट्रॉन्ग डोज देना है। स्ट्रॉन्ग डोज देने से क्या होगा? गैरेलाइन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। S10 आफ्टर मिल्स, S10 आफ्टर मिल्स लेने पे ये जो प्रोसेस लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, लीवर के लिए लीवर क्या करेगा? लेप्टिन के कॉम्बिनेशन को मेंटेन करेगा, एडिपोज सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, जिससे लेप्टिन प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा कि अब बस, अब नहीं खाना है। तो कंफ्यूजन थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ S1 और S10 बस इतना समझ लें, S1 बिफोर मिल्स, S10 आफ्टर मिल्स लेना है। आफ्टर ईटिंग, वंस यू वी ईटिंग, योर बॉडी डाइजेस्ट द फूड एंड एनर्जी इज एक्सक्रीटेड। अभी आफ्टर मिल्स S10 क्या करेगा? ये बॉडी डाइजेस्ट द फूड एंड एनर्जी इज एक्सक्रीटेड। ये दो ही मेडिसिन हमारे इस सारे सिस्टम को मैनेज कर रही हैं। कंट्रोल्स ऑफ फूड इनटेक, एक्सपेंडिचर इनटेक,
एनर्जी बैलेंस। लेप्टिन ये ब्रेन्स को हमारे स्टिमुलेट कर रहा है। इंसुलिन ये भी ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है। कैरीलाइन ये भी ब्रेन को स्टिमुलेट। पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन है। एडिपोज टिश्यूज से लेप्टिन का सिक्रेशन है। स्टमक से कैरीलाइन का है। तो इसीलिए आफ्टर मील्स जो देते हैं वो एस्टेन आता है। बिफोर मील्स देते हैं S1 देते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना खाने की इच्छा नहीं है तो बिफोर मील्स देते हैं। तो ये दोनों काम यहाँ पे हमारा हो जाता है। और एस्टेन मैनेज करता है इंसुलिन प्रोसेस को। हंगर हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ग्लैंड से क्या हुआ, लेप्टिन रिलीज किया। यहाँ पे गैरेलिन, इंसुलिन, डीवीसी, पैंक्रियाज, इन सर्टेन एक्शंस सब मिल करके यहाँ पर स्टमक के अंदर फीलिंग बढ़ा रहे हैं कि भूख लगी है या मुझे खाना है, नहीं खाना है, कितना खाना है, बस करना है। एडिपोज सेल्स एपेटाइट, पैंक्रियाज सोमेटेस्टिन, इंसुलिन, ग्लूकोज ये भी एपेटाइट्स को डेवलप करते हैं। हाइपोथैलेमस न्यूरोपेप्टाइड सेमेटो लिब्रिम। टेस्टिकल्स मेल्स एस्ट्रोजेंस ये भी एपेटाइट्स को डेवलप करते हैं। ओवरी फीमेल ये भी एपेटाइट्स को डेवलप करते हैं। फिर गैरेलाइन स्टमक ये भी। ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड नॉररेफेरेन ये एड्रिनल ग्लैंड्स ये भी एपेटाइट्स, ये सारे मिलके एपेटाइट्स को डेवलप करते हैं। तो इनके डिस्टर्ब होने पे बॉडी डिस्टर्ब होती है। स्पेसिफिक ऑर्गन्स जब डिस्टर्ब होता है तो लॉस ऑफ एपेटाइट्स होते हैं। तो इस कंडीशन में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं ऑर्गन्स का स्पेसिफिक देते हैं। अब कोई फीमेल ओवरियन सिस्ट हो या कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसके वजह से भी लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। टेस्टिस एबनॉर्मल स्वर फंक्शन है, कोई टेस्टिस में प्रॉब्लम्स हैं तो भी लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। स्टमक में कोई एबनॉर्मलिटी है तो भी यहाँ पे होगा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे कोई प्रॉब्लम है, प्रेशर है, स्ट्रेस है तो उससे भी। अक्सर देखा होगा कि आप जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस होता है तो उस वक्त खाना अच्छा नहीं लगता, खाने की तबीयत नहीं होती है, या कोई कॉम्प्लिकेशंस किसी के साथ हो जाती है, कोई मैटर हो जाता है तो भी लॉस ऑफ एपेटाइट्स, वहाँ पे भूख नहीं लगती है। ठीक है। हंगर हार्मोन्स हाइपोथैलेमस गैरेलाइन स्टमक इंसुलिन इंक्रीज पैंक्रियाज, ये एक पूरा सर्कल है। हेल्प्स ऑफ रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, हाई ब्लड प्रेशर। लेप्टिन क्या क्या करता है यहाँ पे, ये लीवर से रिलेटेड हैं आज के सारे प्रोग्राम्स। हाई ब्लड प्रेशर लेप्टिन्स, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल, regulates appetites, controls of metabolism and energy homeostasis, regulate the menstrual cycles, regulate bones mass, increase heart rate, decrease glucose stimulated insulin secretions, helps regulate the synthesis of thyroid hormones। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिले। अब आपने सोचा होगा, कभी कई बार आपने पढ़ा होगा S1 अगर कोई फेंट में हो, किसी को पॉइजन दे दिया गया हो या फिर कोई बेहोशी के कंडीशन में हो और कन्वर्जन्स हो, टैक्सिस हो, तो इस कंडीशन में S1 को दिया जाता है तो ये लैप्टिन्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है और इससे हमारे बॉडी के जो सिस्टम है वो प्रॉपर जनरेट करने लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो एक्टिवेशंस ऑफ इम्यून सेल्स लेप्टिन पे इफेक्ट होने की वजह से इन सारी जगहों पे, जैसे कि कभी किसी को कोई मेडिसिन दे देते हैं, अक्सर कई बार बिस्किट्स में मिला करके सफ़र के अंदर जब कोई जर्नी कर रहा होता है, कई बार आपने पेपर्स में पढ़ा होगा कि कुछ खिला पिला करके उन्हें लूट लिया या फिर उन्हें सब सामान लेके उतर गए। तो उस कंडीशन में जब S1 ब्लड के अंदर होता है तो ब्लड्स के प्रेशर, क्योंकि वहाँ प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है और नींद सा महसूस होने लगता है, तो वहाँ पे ये प्रेशर को मेंटेन करता है। हार्ट की बीटिंग को भी S1 अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका लेप्टिन पे सीधा वर्क होता है। थायराइड हार्मोन्स, कोई भी हार्मोन्स अगर बॉडी में एब्नॉर्मल हो रहा है तो S1 वहाँ पे रोल्स है।
हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे भी S1 डायरेक्ट इफेक्टिव है, और कोई भी ट्रेंड कॉम्प्लिकेशंस के अंदर भी हम S1 C1 का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट है। और प्राइमरी लेवल पे जो हमारी मेडिसिन है, यूनिवर्सल मेडिसिन की गई है, उसका इफेक्ट यहाँ पे रेगुलेट बोन मास पे भी होता है। ठीक है। हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस TRH, GHR और डोपामाइन और सोमेटाटैटिन और वेजोपैरिन, ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सिक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड GH, TSH, ACTH, FSH, MSH, LH, प्रोलैक्टिन्स, ऑक्सीटोसिन और वेजोस्पैरिन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। थाइमस ग्लैंड, थाइमो प्रोटीन। लीवर IGH, THPO। एड्रेनिन, एड्रिनोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रेनलिन्स और नैरोडेरेलाइन। ओवरी, प्लेसेंटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोन। यूट्रस, प्रोलैक्टिन्स, रिलैक्सिन। pineal gland, melatonin. Thyroid and parathyroid, T3, T4, calcitone, PTH. Stomach, gastrin, ghrelin, histamine, somatostatin, neuropeptide Y. Pancreas, insulin, glucagon और somatostatin. Kidney, calcitrol, renin, एथ्रोपोथ्रोम्बिन, एथ्रोपायोटिन। टेस्टिस, एंड्रोजेंस, एस्ट्राडायल और इनहिबिन, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स। एड्रिनल ग्लैंड्स का यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन। मेडुला, कैटिकैलेमिन और एपिनेफ्रिन एंड नियोपेरिन। मेडुला, पेप्टाइड्स, सोमेस्ट्रेन एंड सब्सटेंसेस P। फिर हार्मोन जोन, ग्लाइमेरोट्यूसा, मिनरल लोकोराइड्स, एडिस्टेरोन एंड कार्टिसीटोन्स। जोन फैक्सिकुलो, ये हम दे देंगे क्योंकि पढ़ते जा रहे हैं तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है और बारीक भी पड़ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कंप्यूटर पे अब आई भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये हार्मोन्स से रिलेटेड पूरा है, यहाँ पे दिया हुआ है। विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक म्यूटेशंस एंड कैंसर डेवलपमेंट्स, किस तरीके से यहाँ पे लिवर के अंदर कैंसर डेवलप होता है। हेल्दी लिवर सेल्स और हेल्दी सेल्स इंजरी टू सेल्स और जेनेटिक एरर्स एक्यूमुलेट। लिवर कैंसर, अनहेल्दी सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई एंड बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड कैंसर सेल्स, ये डेवलप करता है कैंसर सेल्स। अनहेल्दी सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई, मतलब इमेज बहुत तेज़ी के साथ, और एक सेल से दो सेल्स, दो सेल से सीधे 8 सेल से सीधे, मतलब मल्टीप्लाई करता जाता है। जितने होते हैं उससे उसके जस्ट 4 स्टेप्स आगे बढ़ जाता है, तो वो डेवलप करता है कैंसर और आउट ऑफ कंट्रोल्स होता है। कैंसर डिजीज़ के अंदर हम इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करते हैं वहाँ पे देखेंगे। जनरल सर्कुलेशंस, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन फ्रैक्शंस, बाइल प्रोडक्शंस और शुगर्स मेटाबॉलिज्म, प्रोथ्रोम्बिन प्रोडक्शंस और एक्युमुलेशंस ऑफ एंटी एनेमिक फैक्टर्स और फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन बेंस, इंटेस्टाइन्स। और लीवर फंक्शंस इसमें क्या है, रिमूव्स
potential toxic product of certain medications, produce most proteins needed by the body, helps your body fight infection by removing bacteria from the blood, produce most of the substances that regulate blood clotting, immunity against infections, produce bile, a compound needed to digest fat and to the absorb vitamins A, D, E, K, metabolize nutrients for food productions, energy when needs, prevent shortage of nutrients by strong vitamins, minerals and sugars. ये जो नुकसान पहुंचाते हैं चीज़ें, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, डायरेक्ट हम आकर के उस पे करके फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं आज का। लीवर को नुकसान पहुंचाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो उस पे आ जाते हैं डायरेक्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट देख लेते हैं। डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ लीवर डिसऑर्डर्स, distinguish among different types of liver disorder, gauge the extent of now liver damage, follow the response to the treatments, serum bilirubin 0.2 to 1.2 milligram dl, test of excretions by liver, increase conjunctive bilirubin, hepatic, post hepatic, increase unconjuncted bilirubin, perihepatics। हेल्दी ब्लड सेल्स के लिए यहाँ पे हमने दे रखा है, ये हम पिक्चर्स दे देंगे, ये पीपीटी दे देंगे आपको, तो इसमें आपके पास पूरा एक मटेरियल्स आ जाएगा, आप खुद देख लेंगे। अगर नहीं देख पाएंगे तो फिर कह देंगे तो उसे टोटल एक्सप्लेन कर देंगे। ख़ास चीज़ें इसके अंदर हैं मौजूद, इसलिए आज इस प्रोग्राम्स को हम ले रहे हैं। स्टीम सेल्स ट्रांसफ़र, और इसमें मेडिसिन कैसे काम करती है ये हमारा ख़ास एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस वे टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फैटी लिवर्स। यहाँ पे जो हम आपको क्लिनिकल स्पेक्ट्रम्स ऑफ ड्रग्स, इंड्यूस्ड लीवर डिजीज एंड एसोसिएट ड्रग्स, टाइप ऑफ लिवर इंजरी, टॉक्सिक नेक्रोसिस। अब यहाँ पे ख़ास चीज़ है, ये ख़ास इसी के लिए इस प्रोग्राम को तैयार किया था। टॉक्सिक नेक्रोसिस, एसिटामाइनोफेन, सल्फोनामाइड्स, केटोनकेंजोल, आइसोनाइज्ड, रेम्फेपाइन, फेनिएटाइन, वैल्पोरिक एसिड, कार्बोमेजापाइन, डाइक्लोफेन, लेबिटोल और डिसल्फर फेराम। तो ये ड्रग्स जो हैं टॉक्सिक नेक्रोसिस डेवलप करते हैं, लीवर को इंजरी पैदा करते हैं। जो ज़्यादा लोग लेते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले काम हमारा होता है लीवर को सेफ करना और डिटॉक्सिफाई करना। तो इसके लिए हमें S10 आफ्टर मील देते ही रहते हैं, तो ये चीज़ यहाँ से सेफ हो जाती है। एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर जो है मेथाइल डोपा, न्यूरापाइन और रेटिनोवायर माइनोसाइलाइंस, ये इफेक्टिव करती हैं इंजरी को। कोलेस्थेसिस के अंदर ओरल कंट्रासेप्टिव्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और वारफाइन। मिक्स्ड पैटर्न्स ऑफ हेपेटोसेलुलर कोलेस्थेसिस के अंदर माइक्रोलाइड्स, एंटीबायोटिक्स, क्लोरोप्रोमामाइसिन, एजिथ्रोप्रिन और एम्ट्रोपैटलाइन, इंट्रोफेरोटेशंस, फेनाइटोइन और फिनाबोराबाइटल और सल्फोनामाइड्स और वेरापामाइल। ये है मिक्स्ड पैटर्न्स हेपेटोसेलुलर कोलेस्थेसिस के कॉज बना डेवलप करते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस माइनोसाइलाइन, निट्रोफ्यूरानेशन, फिनोफाइब्रेट और मेथाइडोपा और फिनाइटोनाइन और प्रोफाइलाइट्यूरिक और डाइक्लोफेनिक, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस डेवलप करते हैं।
हेपेटाइटिस वेन थ्रोम्बोसिस। अब इनके पास अगर यही है तो यही ये इंजेक्शन जब पेन होता है डाइक्लोफोनिक सोडियम का ही इंजेक्शन दिया जाता है इनके वहाँ। तो ऐसे में ये कहाँ पेशेंट सही होगा, बल्कि एक कॉम्प्लिकेशंस राइज होती ही रहती है। और ख़ास करके जो मोहल्ले में बैठे हुए डॉक्टर्स होते हैं वो पहले नंबर पे जो भी बॉडी पेन के लिए इंजेक्शन देते हैं वो डाइक्लोफोनिक सोडियम से ही का ही इंजेक्शन देते हैं। हेपेटिक्स वेन थ्रोम्बोसिस और डेक्राबाइजिन ओरल कंट्रासेप्टिव्स ये देते हैं, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप करते हैं। वेनो ऑक्लेजन डिजीज एजिथ्रोपोरिन एजिथियोपेरिन मैक मैर्को मैर्कापेट्रोइन और साइक्लोफॉस्फामाइड ओरल कंट्रासेप्टिक टेट्रासाइक्लिन प्रोलाइजाइडाइन अल्कोलाइड्स। ये क्या है, वेनु अक्लेस डिजीज पैदा करते हैं। स्टेटोसिस कार्टिक कार्टिस्ट्रॉयड नेट्रोफेट्रोन मेथोट्रेक्सा टैमक्सफिन और वाल्पोर एसिड और जाइडोयोडाइन एमिडोरोन डाइलेटेजाइम वेप्रोलाइन। ये क्या है, स्टेटोसिस। ग्रेनुलोमेटस हेपेटाइटिस एलोपेरिनॉल एमिनोडोरॉन और कैम्ब्रामाइजेपिन डाइलेटाइजामिन आइसोनाइज मेथाइलेडोपा फेनाइटोन क्वाइनाडाइन और सल्फामाइड्स। ये अगर डेवलप कर रहे हैं तो आईडीसी कैसे ईएच पे उंगली उठा सकती है, जबकि इनकी मेडिसिनों के अंदर इनका खुद इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लीवर को नुकसान पहुंचे, जबकि हमारी मेडिसिनें जो होती हैं सेफ रखती हैं लीवर्स को। इसी तरीके से आगे भी है। सो अब क्लास ओवर करते हैं और ये आगे फिर और डिस्कस किया जाएगा अगर टाइम रहेगा। आज का जो था 2 प्रोग्राम हमने तैयार किया था, लेकिन पूरा फिनिश फाइनल नहीं हो पाया था, जिसके वजह से आज हमें इस प्रोग्राम को लेना पड़ा। उसमें